हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री के 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है सही जोड़े बनाने हैं। तो मनसब जो है उसका जोड़ा बनेगा पद, यानी मनसब होता था एक पद। मंगोल, उज्बेक, सिसोदिया राजपूत जो थे वो मेवाड़ के थे, राठौर राजपूत मारवाड़, नूर जहाँ का संबंध है जहांगीर से, और सूबेदार जो थे वो गवर्नर थे। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो। पहले में आएगा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी क्या थी? काबुल। दूसरा है दक्कन के पांचों सल्तनत थे, बरार, खानदेश, अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट है यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक है, यानी उसकी पहचान है, तो सवार सवार क्या होता था? उसका सैन्य उत्तरदायित्व। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह एक कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य वो कर सका। तो इसमें आएगा सुलह एक कुल की नीति। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? तो मुगल राज्य के अधीन आने वाले जो केंद्रीय प्रांत थे वो थे दिल्ली और आगरा। क्वेश्चन नंबर 4 है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदार जो थे वो अपना वेतन राजस्व इकट्ठा करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, यानी जो सुल्तान होता था वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है भूमि को बांट देता था। अब जिस व्यक्ति के पास जो ज़मीन होती थी, जो मनसबदार होता था, वो उससे कर वसूल करता था उस भूमि से, जिन्हें क्या बोला जाता था? जागीर, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से अलग अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, यानी जो मुक्ति थे, इक्ताओं के जो मालिक थे, जो देखरेख करते थे, उनको मुक्ति बोला जाता है। मुक्ति वहाँ पर रहते थे, लेकिन मनसबदार जो है वो अपनी जागीरों में रहते नहीं थे और न ही वो वहाँ पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, और यह राजस्व उनके नौकरों के द्वारा उन वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। यानी जो मुक्ति है वो तो जागीरों में रहता है, लेकिन मनसबदार जो है वो वहाँ नहीं रहता, उसके नौकर वहाँ से राजस्व इकट्ठा करके उसको देते हैं, जबकि वो स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का मुख्य साधन क्या था? किसानों की उपज से प्राप्त होने वाला राजस्व, यानी जो मुगल थे उनके पास सबसे ज़्यादा धन उनको कहाँ से मिलता था? वो किसानों से मिलता था, उनसे वो कर वसूलते थे। ज़्यादातर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। इकट्ठा किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करवाते थे, यानी ये जो जितना भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था, ये किसका काम होता था? सरकारी खजाने में जमा करवाने का, ये जमींदार का ही काम होता था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थी। फर्स्ट है कि धार्मिक चर्चा और परिचर्चाओं से अकबर को पता चला कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस्य के लिए उत्तरदायी है। यानी जो धार्मिक चर्चाएं करवाता था अकबर, उनसे उनको पता लगा कि जो धार्मिक कट्टरता है, यानी जो अकबर थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को या ईसाई धर्म को ही वो मानते थे, वो चाहे हिंदू हो या फिर सिख धर्म हो, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है उनके राज्य में वो आसानी से जो है रह सकता था, वहाँ अपने धर्म का पालन कर सकता था। तो धार्मिक कट्टरता को वो मानते थे कि वो प्रजा का विभाजन के लिए उत्तरदायी है, और यह अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचारों की ओर लेके गया। जो अकबर थे उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सभी धर्मों का उसने सम्मान किया था। इन चर्चाओं से उसने प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? जो मुगल थे वो दो वंशों से संबंधित थे। उनके जो मुगल हैं वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे थे चंगेज खान के वंशज, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक जो है वो तैमूर के वंशज थे। लेकिन जो मुगल थे वो अपने आप को तैमूरी कहलवाना पसंद करते थे, ना कि मंगोलिया मुगल।
वो अपने आप को उन्होंने कभी भी जो है मुग़ल या मंगोल नहीं कहा था, परंतु मुग़ल जो है अपने आप को मंगोल या मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी यादें जो है सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। जो चंगेज़ खान है उसको ये माना जाता है कि वो नरसंहारी था, बहुत कट्टर था, उसने बहुत सारे लोगों का खून बहा था, इसलिए वो लोग अपने आप को जो है मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ जो तैमूर के वंशज होने पर उनको गर्व महसूस होता था। क्यों? क्योंकि उनके जो महान पूर्वज थे उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? यानी जो जमीन से, भूमि से जो भी आय कर के रूप में प्राप्त होती थी वो कहाँ तक जरूरी थी मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए? भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए जरूरी थी। पहला है कि भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य साधन था, यानी जो मुगल थे उनको ज़्यादातर कहाँ से मिलता था, अपनी आय का साधन क्या था? वो किसान ही थे, किसानों से ही वो कर इकट्ठा करते थे और समस्त प्रशासनिक कार्य वो इस आय के द्वारा ही पूरी करते थे, चाहे वो सैनिक वेतन हो या कुछ भी हो, उनका सारा खर्चा जो है वो इसी से चलता था। राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों की पूर्ति राजस्व द्वारा ही होती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? जो मुगल थे वो अपने आप को जो है तुरानी, ईरानी जो है वो ईरान के जो वंशज थे अपने आप को जो है तैमूर के वंशज मानते थे, लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ तुरानी या ईरानियों को ही मनसबदार नियुक्त करते थे। मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए वैसे वैसे मुगलों ने अलग अलग तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार जो हैं वो तुर्की थे, यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगान, राजपूत, मराठे और अन्य समूहों को भी शामिल करना शुरू कर दिया था। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने एवं स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। वो चाहते थे कि सभी क्षेत्रों के लोग जो हैं वो मनसबदारों में शामिल हों, सबका उनको सहयोग मिले। इस तरह से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्षेत्र विस्तार किया था मुगलों ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? जैसे हमने देखा कि मुगल साम्राज्य में जो है मनसबदार थे वो सिर्फ तुर्की तुरानी ही नहीं थे, अफगानी भी थे, भारतीय भी थे, मुसलमान भी थे। मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत की भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता जो है वो देखी जा सकती है। भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति, संगीत, नृत्य, भाषा, त्यौहार, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उसी तरह भारतीय समाज में अनेक धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, अनेक जातियां भी हम देखेंगे कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, बनिया हैं। तो इस तरह से जो भारत है वो विविधताओं से भरा हो, चाहे वो जाति के बिहाव पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनका खान पान है, पहनावा है, रहन सहन, तीज त्यौहार, सब कुछ जो है अलग अलग है। लेकिन ये भी क्या है कि इसमें भी वहाँ पर विविधता में एकता के दर्शन होते हैं और इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी भी तरह की चुनौती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। कृषक यानी किसान। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित थी, यानी जो मुगल काल था उसमें भी हमने देखा कि किसानों से ही उनको कर इकट्ठा जो है जो शासक है वो कर इकट्ठा करते थे किसानों से, उनके द्वारा ही वो अपने सारे खर्चों की पूर्ति करते थे। वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन राष्ट्रीय आय में अब जो है कृषि का योगदान वो धीरे धीरे घटता जा रहा है
और जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे संचार है, सूचना, उद्योग, प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार व अन्य सेवाओं का योगदान इसमें बढ़ता जा रहा है। पहले ज़्यादा हिस्सा किसका था? पहले ज़्यादा हिस्सा था कृषि का। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है मुगल साम्राज्य की तुलना में अब अधिक बढ़ने लगा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति जो है वो कुल संसाधनों का 61.5% उपभोग करते थे, लेकिन आज हम देखें तो आज 5% व्यक्ति ही जो है समाज के वो देश के 90% संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं। यानी जो बाकी जनता है उनके पास बहुत ही कम संसाधन है, सिर्फ 5% व्यक्ति 90% जो है संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे क्लास 7th के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।